स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, जो सेशन है आपका 2023 वाला, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारे बच्चों के रिगार्डिंग। ज़्यादातर बच्चे देखो सिलेबस तो करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन होती है मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग जो उनको पता नहीं होता है। ठीक है, आप सैम्पल पेपर देखते हो, क्वेश्चन पेपर देखते हो, बहुत चीज़ें देखते हो, सिलेबस देखते हो, बट यू एक्चुअली अप्रोप्रिएटली डू नॉट नो कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है। ये है सीबीएसई का सर्कुलर, जिसमें सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम इस साल की जो है एग्जैक्टली वो बताई है। ठीक है, मार्किंग स्कीम भी नहीं कहूँगा, मतलब इसको अगर अप्रोप्रिएटली बोलो तो ये है इवैल्यूएशन पॉलिसी। करेक्ट। तो ये सीबीएसई की इवैल्यूएशन पॉलिसी जो है, जो टीचर्स के लिए है, आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि टीचर्स किस तरीके से मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। सो क्लास 12 और 10 दोनों के लिए है कि while evaluating two competency based questions, please try to understand the given answer, and even if reply is not from the marking scheme but correct competency is enumerated, due marks should be given। जो हम आपको हर साल बताते हैं कि अगर आंसर रेलेवेंट है, मान लो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अप्रोप्रिएट नहीं लिखा, एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा, लेकिन आपने जो सोचा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तो टीचर्स आर नॉट सपोज टू बी लाइक कि ये क्या लिख दिया। उनको भी उस लेवल पे होना चाहिए कि वो समझ सके कि बच्चे ने शायद आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिख दिया है या कुछ डिफरेंट लिखा है, मतलब मीनिंगलेस नहीं, डिफरेंट से मेरा मतलब मीनिंगलेस नहीं है, तो आपको कुछ नंबर मिले। ये सीबीएसई का फॉर्मेट है। ठीक है, फिर वैल्यू पॉइंट्स होते हैं मार्किंग स्कीम में, सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स कैन हैव देयर ओन एक्सप्रेशन एंड इफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, और टीचर्स को ये कहा जाता है कि अगर आंसर सही है तो पूरा टिक मार्क, गलत है तो क्रॉस कर दो। अगर आंसर आधा अधूरा सही लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें टिक या मतलब आपको मार्क्स अलॉट करनी चाहिए अगर आपका आंसर जो है बच्चों का वो ठीक है, पूरा ठीक नहीं है तो भी। ठीक है, हाँ, इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये कई बच्चे करते हैं बोर्ड में, आप भी जाओगे तो आप में से कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। आंसर अब किसको ज्यादा मिलेगा? अब जैसे आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन। अब मान लो कि मैंने किसी क्वेश्चन का ए और बी दोनों लिख दिया, जबकि ए और बी मतलब दोनों में से एक लिखना था। अगर ए में मुझे 3 में 3 मिल गया और बी में मुझे 2.5 मिला, तो टीचर इज सपोज टू मेक दिस फाइनल, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो फाइनल मार्क्स होगा मेरा। ठीक है, अ स्केल ऑफ मार्क्स 70 जो होता है क्वेश्चन पेपर का वो यूज किया जाए, क्योंकि 70 मार्क्स का ही होता है 12th के लिए, 10th वालों के लिए 80 मार्क्स का होता है, और जो एग्जामिनर्स होते हैं उन पे ओवरलोड नहीं होता। 8 घंटे हर दिन देने होते हैं और सिर्फ 20 कॉपी चेक करनी होती है मेन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट्स के 25। तो टीचर्स जो है उनको बहुत तरह के, कई बार टीचर्स भी एरर करते हैं, जिसमें से काफी टीचर्स ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो ये रूल बेसिकली उनको बताने के लिए है, और ये रूल आपके लिए भी है कि आपको पता चले कि नंबर मिलते कहाँ पे है। सो व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर बुक, इफ द आंसर बुक इज फाउंड टू बी टोटली इनकरेक्ट, मान लो आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है, तब टीचर आपको 0 नंबर दे सकते हैं एज पर द नॉर्म्स ऑफ सीबीएसई। पॉइंट लिखने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर्स जो है वो पॉइंट वाइज नंबर देते हैं। अब जैसे देखो, दिस इज अ, ये 12th क्लास के केमिस्ट्री का आंसर बुक है। सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यू होता है ना, उसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन लिखना होता है। ठीक है, आंसर जो होता है आपका ऑप्शंस होते हैं उसमें। फिर सेक्शन बी है, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट देखो जितने पार्ट्स हैं उतने मार्क्स हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बट अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप समझ लेंगे, या देख लो हर स्टेप के नंबर है। अगर आपने ये पार्ट 1 लिख दिया तो ये वाला 1 मार्क्स मिलेगा, पार्ट 2 लिख दिया तो 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है एनोड पे जो हो रहा है उसके लिए हाफ मार्क्स है, कैथोड पे जो हो रहा है उसके लिए हाफ मार्क्स है, एंड ओवरऑल रिएक्शन के लिए 1 मार्क्स है। तो इस तरीके से मार्क्स अलॉटमेंट स्कीम है, और ये वाला, और अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो इसके बदले ये और है। तो एवरी क्वेश्चन हैज मार्क्स, जो कि स्टेप बाय स्टेप है, इसी को कहते हैं स्टेप मार्किंग। कि सपोज आपको एनोड का स्टेप पता है, कैथोड का नहीं पता है,
तो आपने अगर एनोड का स्टेप लिख दिया, यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क्स। कैथोड का लिख दिया तो अगेन हाफ मार्क्स, या ये दोनों नहीं पता, ओवरऑल याद है, वो लिख दिया, यू विल बी गेटिंग 1 मार्क। तो स्टेप के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, और आपको लिखना भी पॉइंट वाइज ही चाहिए, जिस तरीके से ये मार्किंग स्कीम आपको सीबीएसई ने बताई है, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको टू द पॉइंट लिखना है, क्लैरिटी के साथ, जो सीबीएसई आपको खुद कह रही है कि इस तरीके से लिखो। अब देखो कोई न्यूमेरिकल है, मैंने आपको लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बताया था कि फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स होता है। देखो यहाँ पर डेल्टा टी, वोट आप अगर मान लो किसी दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो भी फॉर्मूला ये दिख रहा है कि फॉर्मूला है, हाफ मार्क्स इज फॉर फॉर्मूला। यानी कि देखो किसी क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी कुछ स्टेप्स के नंबर पा सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये इक्वेशन आपने इसके बदले यहाँ पर वैल्यूज डाले जो आपको क्वेश्चन से मिला है, अगेन हाफ मार्क्स फॉर दैट। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, उसके लिए हाफ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हर स्टेप के नंबर है और फाइनल रिजल्ट का 1 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी आगे मान लो फाइनल रिजल्ट तक नहीं आते तो सीबीएसई का नॉर्म है कि इतने नंबर तो आपको मिलने चाहिए। इसीलिए फॉर्मूलाज याद करके जाओ कि मान लो कई बार होता है कई बच्चे सवाल नहीं बना पाते, फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर मिलेगा। और दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, सीबीएसई का ही सर्कुलर है, तो और मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई की ही है। इस तरीके से हर स्टेप के नंबर है, यू कैन सी इन एवरी क्वेश्चन हर स्टेप के मार्क्स अलॉटेड है। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको हर बार की स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स लिखो आप। ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप सबके होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि डू यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन, क्या आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? तो देखो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कई बार ना एग्जामिनर भी एरर करते हैं। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट कहीं और लिख दिया, दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय एन एग्जामिनर। हैंडराइटिंग गंदी है, बहुत गंदी है, टीचर को समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। ठीक है, आपने कभी कभी बच्चों की हैंडराइटिंग सचमुच समझ नहीं आती, तो अगर टीचर लिबरल है तो आपको नंबर दे देगा, टीचर लिबरल नहीं है तो आपके नंबर काट भी सकते हैं। तो ये रूल नहीं है कि पेपर प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, बट आपको हैंडराइटिंग सुंदर लिखनी चाहिए, इतना भी सुंदर नहीं कि आपका पेपर छूट जाए, लेकिन एक रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एक क्वेश्चन आंसर लिखा फिर एक लाइन छोड़ दिया, क्लीन लगना चाहिए। ठीक है, क्या आपके पास नोट्स होने चाहिए? आपके पास बिल्कुल हर सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए। खुद प्रिपेयर करो तो बेस्ट है, नहीं तो किसी टीचर से, ऑब्वियसली हर बच्चा लगभग पढ़ता ही है कहीं ना कहीं, तो आपके पास वो नोट्स होने चाहिए। याद करोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखाई है, अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। आपके दिमाग में वो बातें होंगी लेकिन आपको पता नहीं होगा कि पेपर पे लिखना कैसे है। सो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होते हैं कि विल यू बी अलाउड इन बोर्ड इफ फेल प्री बोर्ड। अब जैसे आपका मिड टर्म है, ठीक है, उसके बाद प्री बोर्ड्स होंगे, तो कई बच्चों को स्कूल वाले डराते तो हैं कि प्री बोर्ड में फेल हो जाओगे तो बोर्ड नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन इफ यू आर एन एलिजिबल स्टूडेंट आपको बोर्ड देने से कोई रोक नहीं सकता। ये डराया इसीलिए जाता है ताकि बच्चे अच्छा पढ़े। ठीक है, विल, अब एक और क्वेश्चन है आपका कि विल प्री बोर्ड मार्क्स बी एडेड इन बोर्ड? नो, प्री बोर्ड मार्क्स आर नॉट एडेड। लेकिन प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से फायदा क्या होता है? आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ना, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से टीचर्स देते हैं। ठीक है, वहां पे वाइवा वगैरह भी होता है, लेकिन जैसे मान लो कि 20 में किसी बच्चे को 18-19 जो मिलता है या किसी को 20 मिलता है, वो प्री बोर्ड के रिजल्ट देखकर ही टीचर के मन में लगभग वो प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या वो व्हाइटनर बोर्ड में यूज कर सकते हैं, तो बेटे व्हाइटनर अलाउड नहीं है, पेन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अवॉइड जेल पेन्स पे, मतलब ये होता है कि इंक विंक पे कुछ गिर गया, इंक पेन वगैरह नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी वानी गिर गया तो सब स्पिल हो जाएगा। ठीक है, देन कुछ बच्चों को रीअपियरेंस का होता है, तो कंपार्टमेंट, देखो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम क्लियर अगर नहीं कर पाते तो 1 महीने बाद उनका पहला कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, 50% बच्चे तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। फिर जो बच्चे बचे हुए होते हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर, यानी कि सपोज अगर ये 2022 और 23 सेशन के बच्चे हैं
तो एक कंपार्टमेंट दे दिया। अब ये बच्चे फिर दूसरा कंपार्टमेंट देंगे 2023-24 के फेब में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो बढ़िया, नहीं क्लियर हुआ तो अगेन 2024 का जो 1 मंथ लेटर जो बोर्ड एग्जाम हो, मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, ये तीसरा मौका होता है। तो ये रीअपेयरेंस होता है। कई बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए भी रीअपेयर होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों के ये सवाल होते हैं कि जब आपके भी होंगे, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है कि सपोज आपके दोस्त अगर आपको बता दे कि अरे मेरा तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगर आपके वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए तो बिना पढ़े ऑटोमेटिक एक स्ट्रेस हो जाता है मन में बच्चों के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लगता है कि अरे यार इसकी तो तैयारी हो गई, मैं तो बहुत पीछे हूँ, और इस तरह की चीज़ों से स्ट्रेस होती है। तो डू वन थिंग कि ऐसे दोस्तों की बातों में देखो, एक मोटिवेशन है, अच्छा है कि चलो अगर आप अगर सीरियस नहीं है तो यू आर गेटिंग मोटिवेटेड। मोटिवेट होना इज फाइन, बट स्ट्रेस आउट होना इज नॉट फाइन। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी एक नहीं होती। अगर कोई बच्चा एक पेज 10 मिनट में कर सकता है, कोई 5 मिनट में कर सकता है, किसी को आधा दिन लग सकता है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट ऑल्सो, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इस पे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा, पेपर लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होने वाला है। तो पेपर लेवल विल बी मोर डिफिकल्ट। तो आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे ध्यान दो। आप अगर फ्रेश बैच के रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी, और मैं कंपार्टमेंट बैच के बच्चों को भी एड्रेस कर रही हूँ, सेकंड कंपार्टमेंट वालों को। बेटे एग्जाम तो आप सबका सेम है, क्योंकि सेम फॉर्मेट विल बी देयर, सेम एवरीथिंग इज सेम। तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का सेम फॉर्मेट है, बट आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, यू हैव टाइम। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तलवार लटक रही है आपके सर पे, यू हैव टाइम, इनफ टाइम, जिसमें आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मत होइए, मेहनत कीजिए, अपने बुक पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एग्जाम्पलर पढ़िए, और पीवाईक्यूज सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, नाउ आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट, क्या है ये वर्ड लिमिट? सपोज 100 वर्ड्स का आपको कोई पैराग्राफ दिया गया, ठीक है, तो आपका जो रेंज होना चाहिए वो 95 से 105 के बीच होना चाहिए, तो आप सेफ हैं। ठीक है, 90 तक भी अगर थोड़ा कम हो जाता है तो भी टीचर्स अगर लिखा अच्छा है तो दे देते हैं नंबर। थोड़ा ज्यादा लिखने पे तो टीचर नहीं काटते, कम लिखने पे 90 पे भी नहीं काटेंगे, लेकिन अगर आप 50 वर्ड्स में लिख दोगे तो मार्क्स करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने वर्ड लिमिट लिखा है तो यानी कि आपने सीबीएसई के थॉट को मैच किया है। ठीक है, नाउ जो सैंपल पेपर होता है सीबीएसई का, ठीक है, मान लो वो तो एक सैंपल है, बट आपको पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में जो चैप्टर्स है उन्हीं से आएगा, थ्रू आउट द सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, सीबीएसई के कई बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या उनको जो आंसर वो लिखते हैं वो ऑर्डर में लिखना चाहिए जो क्वेश्चन का ऑर्डर है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस, कई बार होता है ना हम इधर उधर का लिखते हैं तो हमसे ही मिस्टेक हो जाता है और हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या फिर सेक्शन ए के आंसर्स बी में लिख दिया, बी के आंसर सी में लिख दिया, तो वो हमको नुकसान है, इसलिए हमें सिलसिलेवार ढंग से लिखना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गेट एक्स्ट्रा शीट्स इन एग्जाम? ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा शीट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए? तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, आपको पूरे इंटायर सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस से आता है क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन पेपर खोल के देखो तो मे बी वेटेज किसी को ज्यादा किसी को कम है, सिलेबस आपका पूरा ही होता है। फिर कुछ बच्चे जिनके प्री बोर्ड्स में कम आते हैं, तो क्या उनको लगता है क्या वो बोर्ड में ला सकते हैं फुल मार्क्स? डेफिनेटली ला सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो बोर्ड में जो रिजल्ट आया उसमें फेल हो गए, कंपार्टमेंट के एग्जाम में वो आउट ऑफ 70 65 66 लेकर के आ गए, और उनका परसेंटेज काफी अप चला गया। और मैं इस साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से कुछ बच्चों के रिजल्ट ऐसे भी आए हैं। ठीक है, तो ऐसा ये डाउट करने की, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो क्या करें? तो प्रैक्टिस करें, जो सैम्पल पेपर आप लिखते हो विद इन द टाइम फ्रेम लिखोगे, नोट्स जो पढ़ते हो प्रैक्टिस करते हो, फास्टर लिखो, लेकिन हाँ क्लीन होना चाहिए, दिखाई पड़े, ये नहीं कि आपके जो लेटर्स हैं वो क्लियर ही ना हो। एंड ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज लिखोगे तो
जो एग्जामिनर होता है ना उसका भी एक माइंड सेट होता है। सीबीएसई रूल तो सबके लिए बना देती है, जैसे आप स्टूडेंट हो आपके लिए सेम रूल है ना मार्किंग स्कीम पर, क्या हर बच्चा एक जैसा लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। वैसे ही हर एग्जामिनर एक जैसा कॉपी चेकिंग नहीं करता, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर लीनियंट है, अच्छा है, गुड माइंडसेट से, तो आप खराब हैंड राइटिंग पे भी नंबर दे देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है, बैड मूड में है, या एन नंबर ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, तो नंबर वो काट भी सकता है। तो हमेशा कोशिश करो कि रूल को फॉलो करो। ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आप बच्चों के, जिन जो डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि वो भी क्लियर करूं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेरी में आपकी सॉल्व करूंगी। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, क्योंकि आपको आज पता चला कि मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और आपको क्या करना है। नाउ लास्टली कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए बात करूंगी कि बेटे आपके फॉर्म्स अभी आए नहीं है, जब भी आएंगे कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि वो कैसे फॉर्म भरेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे आएगा, आपको मैं जरूर बताऊंगी चैनल से, क्योंकि मैं हर दिन आपको डेली अपडेट देती हूँ कि आज क्या चेंज आया, व्हाट इज न्यू टुडे। सो जब भी आएगा मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगी अपने चैनल पे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो उसकी टेंशन मत लो कि आपको नहीं पता चलेगा। आप अगर चैनल के साथ सब्सक्राइब हो तो आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाएगी और पता चल जाएगा। और आपके पास 6 महीने का वक्त है, सो स्टडी वेल, ठीक है, आप अच्छे नंबर लाओ। आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट गया, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, तो उस सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए, ताकि साथ के साथ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर लें और अपने उस साल को वेस्ट होने से बचा लें। करेक्ट? सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज ऑल्सो मस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये जो कॉमन डाउट्स है वो बहुत से बच्चों के होते हैं। नाउ कुछ बैचेस बन रहे हैं बच्चे 1 सितंबर से फॉर कंपार्टमेंट क्लास 10th एंड रेगुलर, मतलब बोथ कंपार्टमेंट के बच्चे और रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री की बैच बन रही है। जूम पे क्लासेस होंगी एंड 3 क्लासेस अ वीक होंगी। आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली उसको क्लियरली इलेबोरेट करके हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर, यानी कि आपको नहीं कुछ उसमें मेहनत करनी है, आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वही पॉइंट्स पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हर क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है बोर्ड में, तो आप अवेयर रहो एंड अटेंड द क्लास प्रॉपरली, ताकि आप अच्छी स्कोर कर सको। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो अब आप डिले मत कीजिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट होने ही वाली हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। either email me at this number or message me at this number or WhatsApp करो मुझे, but don't call because it is not possible for me to attend all the calls, right? So please SMS कर दीजिए या WhatsApp कीजिए, I'll definitely reply जब मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। So wish you all the very best, stay updated with the channel, सारी informations and updates आपको चैनल पे मिलेंगे and contents also will be provided। ये कुछ वीडियोस हैं जो क्लास 12th के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए बनाया है, ताकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर चैप्टर से वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इतने कर लोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ये तो फैक्ट है। इन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास 12th के लिए मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी ला रही हूँ, 3 चैप्टर है आपके न्यूमेरिकल के, उनके लिए भी स्पेशल वीडियो ला रही हूँ, ताकि सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाए, कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे हम बनाएंगे, दैट विल बी एक्सप्लेन टू यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।